अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज राना सनाउल्लाह ने शो के दौरान इमरान खान को खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी और इस बात का भी इतराफ़ कर लिया कि इमरान खान जिस बात को पकड़ लेता है उस पर फिर यूटर्न नहीं लेता, वो इस बात को पूरा करके छोड़ता है। अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गया तो वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए या तो इमरान खान रहेगा या फिर हम रहेंगे। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। राना साहब ये बताइएगा कि जो इस वक्त इस कमीशन का मुतालबा अदालत के सामने ले जाया गया है, क्या अब हम कोई ऐसे मुश्तरका चीज बना सकते हैं जिससे इलेक्शन पे पड़ी हुई गर्दो गुबार जो है वो हट सके? मामला ये है कि बानी पीटीआई जो है वो बुनियादी तौर पे यानी ये मुल्क जिस यानी बुरे हाल को पहुंच चुका है ना, इसकी बुनियादी वजह उसकी जात है। वो सोच ये है कि मैं हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन राना साहब अब तो वो कह रहे हैं कि बाहर आकर वो फतेह मक्का मॉडल अपनाएंगे। अब तो वो फतेह मक्का मॉडल की बातें कर रहे हैं। अगर वक्ती तौर पे कोई अगर वो कर भी लें तो आप उनका पूरा ट्रैक देख लें। इस वक्त उनकी उम्र मेरा ख्याल है कोई 73 साल के करीब है। आप उनके पिछले जो है वो 50-53 साल देख लें, वो आदमी जो है वो इस बात से पीछे हट ही नहीं सकता, वो बाज नहीं आ सकता। वो जहां पे है अब 73 साल की उम्र में वो वहां से कैसे पीछे हटेगा? राना साहब लोग उनके साथ है ना, लोग उनके साथ है, जो है ना ये बता रहा है। जब आप इस तरह की बात करेंगे कि अगर ये बात यानी यहाँ तक पहुंच चुकी है कि कोई रिकंसिलिएशन मुमकिन नहीं, कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती, तो ये तो हम फंस जाएंगे, फंस गए हैं, फिर बुरी तरह फंसे हुए हैं। मामला ये है कि हम ऐसे फंस गए हैं कि हम अब इससे निकलना जो है वो हमारे लिए, चले मैं नामुमकिन नहीं कहता, लेकिन मुश्किल तरीन है। राना साहब मैं ये बात जो कर रहा हूँ, मैं ये एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ऊपर कर रहा हूँ, और बाकी आप इसको नोट फरमा लें। आगे आने वाले मेरा ख्याल है 6 माह में 1 साल में फैसला हो जाएगा। अब ये जो कजिया है, अब इससे और ज्यादा देर मुल्क बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो या इधर वे इधर या उधर कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। वो क्या हो सकता है फैसला, इधर या उधर? ये 6 माह बाद, साल बाद भी आप ये कहेंगे कि मैंने दुरुस्त कहा है। नहीं, इधर या उधर से क्या मुराद है? इधर का फैसला ये है कि कोई एक फरीक ना रहे, या उधर का फैसला है कि कोई फरीक ना रहे? मतलब ये तो बड़ी आप सख्त बात कह रहे हैं। इमरान खान का ये फलसफा है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर उसका बस चला तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, अगर बाकियों का बस चला तो फिर वो खत्म हो जाएगा। ये तो उसका बुनियादी थीसिस है, इससे तो उसने पीछे हटना। तो राना साहब फिर आप अभी पॉलिटिकल कंसेंसस की बात कर रहे थे, तो वो पॉलिटिकल कंसेंसस किसके साथ? बानी पीटीआई नहीं तो फिर पॉलिटिकल कंसेंसस किसके साथ? आप किसकी बात कर रहे थे? इमरान खान के होते हुए कोई पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं हो सकेगा, ये मेरी बात नोट फरमा लें। अच्छा राना साहब ये बताइएगा कि अब जरा इलेक्शन से आगे के इलेक्शन में जो इल्जामात लग रहे हैं वो तो इतने शदीद हैं कि पीटीआई कहती है कि हमारी तो तकरीबन 2/3 सीटें थी, और नवाज शरीफ साहब के सीट के हवाले से भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, बल्कि अब तो रिकॉर्ड पे आ चुके हैं। अगर तो जमहूरियत हो, अगर जो है वो रूल ऑफ लॉ हो, तो फिर तो और बात होनी चाहिए ना। फिर तो जुडिशल कमीशन होना चाहिए, फिर तो जो है वो इंक्वायरीज होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे तो मामला ये है कि एक आदमी आपके सामने खड़ा है, वो आपके वजूद से इनकारी है और वो आपके वजूद को खत्म करना चाहता है। आप उसके सामने खड़े हैं, दूसरे भी तो उसके वजूद को खत्म ही करना चाहते हैं। आप उसका वजूद खत्म करवा लें, आप अपना वजूद खत्म करवा लें, या फिर उसका वजूद खत्म कर दें। आप मुझे बताएं कि अब ये जो बात हो रही है, जिसको आपने पूरी तरह से फ्रेम किया है कि जी ये सीट, ये हुआ, वो हुआ, 2/3। मामला ये कि 2018 में हम ये कहते थे कि अगर हमारे खिलाफ ये सारा कुछ ना होता तो हम 2/3 मेजॉरिटी से कामयाब हो जाते। इन्होंने हमारी किसी बात के ऊपर काम कर, ये क्या कहते थे राना साहब? कभी एक वजीर आजम जाएगा, कभी दूसरा जाएगा, ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। ऐसे तो नहीं जमहूरियत चल सकेगी, ना पार्लियामान चल सकेगी। नहीं, फिर बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ये सिलसिला ही तो चल रहा है, उस वक्त ये खत्म नहीं हुआ और इन्होंने नहीं किया। आप लोग दिल बड़ा कर लेना, आप ये दिल बड़ा कर लेते, इन्होंने क्यों नहीं दिल बड़ा किया? उसका पहले जवाब देना। सुन ले, अब अगर दिल बड़ा करवाना चाहते हैं तो फिर हमारे साथ बैठे ना। इमरान खान साहब उठे, उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, वो मैंने तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं है। अच्छा, तुम तो सारे चोर हो, डाकू हो, मैंने तो तुम्हें किसी कीमत पे मैंने तुम सबको जेलों में डालना है। और उसके बाद फिर जेलों में डाला, उसके बाद अब उनके साथ हो गया। चले, आप हबीब अकरम साहब ने जो बात की है, मैं उन्हीं के अल्फाज पे आ जाता हूँ। अब उनके साथ हो गया। अब आप ये कह रहे हैं कि देखें पहले आपके साथ हो गया जी, अब आपने कर दिया, तो मामला ये है कि बैठ के इसको तय करें। ठीक भाई, हम तो बैठ के बात करने को तैयार हैं, वो आज भी तैयार नहीं है। राना साहब एक और बात भी हुई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ जौहरी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, और वो तब्दीलियां ऐसी हैं जो बड़ी अनयूजुअल लगती हैं। मिसाल के तौर पे वोट को इज्जत दो से बात शुरू हुई, और आज ये है कि एक पेज का तकरीबन नारा ही लगाया जा रहा है, और हत्ता के ये बात भी की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून ने
नून को कुछ नाम दिए गए सेनेट के लिए, अब जिन्हें मुंतखब कराने की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून की है। ये हालात आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून ज्यादा देर तक इसी तरह चलती रहेगी, एक पॉलिटिकल पार्टी जो इतनी बड़ी है? इस दुनिया में रहने के लिए जो है वो सबसे बुनियादी शर्त तो जिंदा रहना है ना जी, अपने वजूद को बरकरार रखना है, वरना जो अगर वजूद खत्म हो गया तो मामला खत्म हो गया। अब हमने अपना सियासी वजूद जो है वो बरकरार रखना है। अब सियासी वजूद को बरकरार रखने के लिए जो असरे हाजिर के तकाजे हैं, हमें ये सूरत हाल दरपेश थी कि एक साहिब इस मुल्क के हुक्मरान थे और वो हमें खत्म करना चाहते थे, यानी खत्म करने से मुराद हमारा वजूद ही खत्म करना चाहते थे। आप मुझे ये बताएं कि हमने अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए जो असरे हाजिर के तकाजे हैं उनको निभाना तो है ना। अच्छा, या तो आप फिर कहें कि जी आप उस वक्त जो है वो अपना वजूद खत्म करवा लेते और आज ना रहता बांस और ना बजती बांसी। आपकी पार्टी के अंदर से तो कोई भी अपने मतलब नहीं सोच सकता। आपकी पार्टी के अंदर से थोड़ा सा एक दफा माजी को खंगालने की बात दोबारा हो रही है। आप ही के एक साथी ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो इस बात के हामी हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा को और जनरल फैज को पार्लियामेंट के सामने लाया जाए। क्या मुस्लिम लीग नून उस जगह से हट रही है जहां पे वो सब कुछ माफी तलाफी कर चुकी थी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पार्लियामेंट के सामने लाने से मुराद ख्वाजा साहब की ये है कि उनको जो है वो चार्जशीट किया जाए या उनको एक मुल्ज़म या मुजरम के तौर पे पार्लियामेंट के सामने या पार्लियामेंट के कटहरे में लाया जाए। आप गुरेज क्यों कर रहे हैं हुकूमत में आने से? मेरी मालूमात यह है कि आप पर काफी दबाव भी डाला गया है। दबाव से मतलब एक ज़ाहिर दोस्ताना दबाव है आपकी पार्टी का कि आप पंजाब या वफाक में आए। आप क्यों गुरेज कर रहे हैं? जब हुकूमत बने तो हुकूमत को ये चाहिए कि वो मुंतखब लोगों को जो है वो जिम्मेदारियां दे। राणा साहब ये बताइएगा कि आप उस हुकूमत में शामिल थे और उस मीटिंग का भी हिस्सा थे जिसमें डोनाल्ड लू की से मंसूब जो साइफर था वो पेश हुआ और आप उस दूसरी कमेटी में डिफेंस में शामिल थे। तो जब डिमार्च किया गया बाकायदा तौर पर, दोनों दफा एक ही प्रेस रिलीज थोड़े से बदले हुए नामों के साथ आ गई, तो आज डोनाल्ड लू साहब कहते हैं कि उस साइफर का केस सारा झूठ है। तो क्या आज भी आप उसको झूठ समझते हैं? जी बिल्कुल। जो डोनाल्ड लू साहब ने जो बात की है, ये कहना कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को खत्म करने के लिए जो है वो एक साजिश कर रहा था, ये उस वक्त भी, लेकिन फिर इसे मुदाखलत भी तो कहा गया ना राणा साहब। जी नहीं, ये मुदाखलत भी नहीं होती। राणा साहब आपकी हुकूमत ने भी यही कहा था, मुल्क के मफाद को इस्तेमाल किया गया। आपकी हुकूमत और उस मीटिंग आप भी सलामती कमेटी के आप भी उसके हिस्सा रहे हैं बतौर वजीर दाखिला। ये एक रूटीन की बातें हैं, अपने ख्यालात का इजहार हम भी करते रहते हैं। तो राणा साहब फिर उस दिन आपको नहीं चाहिए था कि आप लोग कहते हैं कि जनाब ये बिल्कुल एक फजूल किस्सा है, हमने जो कल प्रेस कुछ दिन पहले की प्रेस रिलीज है उस सलामती कमेटी की उसको वापस लेते हैं और हम कहते हैं कि जनाब हमने बस ये कुछ भी नहीं करना, इस काबिल ही नहीं है ये इन्फॉर्मेशन के इसके ऊपर कोई डिमार्च भी किया जाए। आप अंदाजा कीजिए कि इमरान खान से किस कदर खौफजदा है कि ये आज ही खुल्लम खुल्ला शो में खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। तो जाहिर सी बात है नाज़रीन, जितनी इनकी काली करतूतें हैं, जितने इन्होंने जराइम किए हैं, जितना पैसा इन्होंने मुल्क का लूट कर खाया है, ना सिर्फ मुल्क को लूटा है बल्कि अवाम को भी जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया है, बल्कि उसी अवाम को जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया है जिसका इन्होंने इतना अरबों रुपया लूट कर लंदन में जमा कर रखा है। और नाज़रीन, इमरान खान ने पहले ही कहा था कि मैं जेल से बाहर आकर वज़ीर आज़म बनूंगा और फिर फतह मक्का का मॉडल पेश करूंगा। जिन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है मैं उन्हें तो माफ कर दूंगा, लेकिन जिन लोगों ने मुल्क कौम के साथ ज्यादती की होगी मैं उन्हें हरगिज माफ नहीं करूंगा। जो अवाम के वोट पर डाका डाला गया, जो अवाम को टॉर्चर किया गया, जुल्म ज्यादती का निशाना बनाया गया, उसको मैं हरगिज माफ नहीं करूंगा। नाज़रीन, यही वजह है कि इमरान खान से बेहद खौफजदा है कि जिस कदर इन्होंने अवाम पर जुल्म ज्यादती की है, अवाम को शहीद किया गया है, जुल्म बर्बरियत की मिसालें कायम की है, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला है, अवाम को भरपूर तरीके से जिस तरह से इन्होंने टॉर्चर किया है, जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत होकर अवाम को जुल्म सितम का निशाना बनाया है, इस पर इमरान खान इन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। इमरान खान अपने साथ होने वाली ज्यादतियां तो शायद माफ कर दे, लेकिन ये इस कदर संगीन जराइम है कि इमरान खान इन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। लिहाजा नाज़रीन, इस वक्त ये पीटीआई और इमरान खान से इस कदर खौफजदा है कि खुल्लम खुल्ला इमरान खान को धमकियां देने पर उतर आए हैं कि या तो अब इमरान खान रहेगा या फिर हम रहेंगे। नाज़रीन, जाहिर सी बात है इनका इशारा इस तरफ है कि क्योंकि हम पावर में हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए अब हम इमरान खान को इबरत का निशान बनाएंगे। सहूलतकारों की सहूलतकारी भी हमारे साथ है और ताकतवर हल्के भी हमारे साथ है, लिहाजा अब हम इमरान खान को इस दुनिया में नहीं रहने देंगे। लेकिन नाज़रीन, अल्लाह ताला तो सब कुछ देख रहा है। एक तरफ ये करप्ट टोला है जो जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत हुआ है और अवाम पर जुल्म ज्यादती कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान है जिसको इन्होंने नाजायज तौर पर जेल में रखा हुआ है।
और अल्लाह पाक की जात बेहतर हिकमत बनाने वाली है और अल्लाह जिसे चाहे उसका बाल भी कोई भी बीका नहीं कर सकता। लिहाजा नाज़रीन, ये इमरान खान के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले, इससे अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये इमरान खान पर ये इल्जाम लगाते हैं कि इमरान खान के दौर में हम पर बहुत ज्यादा वायलेंस किया गया, जुल्म जबर किया गया। लेकिन नाज़रीन, अगर इमरान खान के दौरे हुकूमत में देखा जाए तो इमरान खान ने किसी के घर के चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल नहीं किया, किसी की माओ बेटियों को सड़कों पर नहीं घसीटा और ना ही किसी को नाहक कत्ल किया। लेकिन नाज़रीन, अगर नून लीग की बात की जाए तो नून लीग के दौर में ना सिर्फ सहाफियों को बल्कि बहुत सारे लोगों को जुल्म जबर का निशाना बनाया गया, उनके घरों को तकद्दुस को पामाल किया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, तशद्दुद किया गया, उनकी माओ बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया। अभी भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से जेलों में माओ बेटियों के खिलाफ सियासी मुकदमात बनाकर उन्हें जेलों में जबरदस्ती गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ है और इनकी किस तरह से बेहुरमती की गई। नून लीग के दौर में जिस तरह से बच्चों को टॉर्चर किया गया, कुछ माँ बाप को इस कदर टॉर्चर किया गया कि वो ये टॉर्चर बर्दाश्त ना करते हुए दुनिया फानी से कूच कर गए। जिस तरह से नाज़रीन, आप इबाद फरूक के बेटे की मिसाल को ले लीजिए, इन्होंने तो दरवेश लोगों को भी नहीं छोड़ा जैसा कि जिले शाह को नहीं छोड़ा गया। नाज़रीन, नून लीग के हाथों तो ना ही किसी का माल महफूज रहा और ना ही किसी की इज्जत महफूज रही और इल्जाम ये बार बार इमरान खान पर लगाते हैं। और अब इनको इस बात का डर है कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बन गया तो इन्होंने जो अवाम के साथ जुल्म ज़्यादती की है वो इसका बदला जरूर लेगा। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कॉमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।